हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और हमारा मेडिएवल हिस्ट्री में जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है मुगल वंश, और मुगल वंश में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हुमायूं। ठीक है, तो हम मुगल वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने हुमायूं का जो परिचय है वो कराया था। उसके अलावा हमने शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य जो संघर्ष हुआ था, चौसा और बिलग्राम के युद्ध हुए थे, उनके बारे में भी चर्चा की थी। और आज हम वापस से हुमायूं के जो पीछे का भाग रह गया था, जिसमें वो वापस लौट के आता है 15 वर्ष के अपने अज्ञातवास, एक तरह से वो अज्ञातवास में रहता है। हार के बाद डड्डर की ठोकरें खाता है, ईरान, सिंध, कामरान अपने भाइयों की मदद मांगता घूमता है। तो उसके 15 वर्ष के बाद ये आता है वापस दिल्ली, और दिल्ली आके ये कैसे दोबारा से दिल्ली की सत्ता हासिल करता है। तो आज हम इन सब के बारे में बातें करेंगे और इस जो हुमायूं से संबंधित टॉपिक है इसको भी क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए तो यहां डालते हैं हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं जो होता है, अगर तुमने पहले वाला नहीं देखा है इससे तो वो जरूर देखना, क्योंकि उसके बिना ये टॉपिक जो है वो अधूरा है। तो हुमायूं जो होता है वो चौसा और बिलग्राम के युद्ध में हार के पश्चात कहाँ चला जाता है, सिंध की ओर चला जाता है, और वहाँ 15 वर्षों तक एक प्रकार से बेकार का जीवन, भटकता हुआ जीवन व्यतीत करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हुमायूं की वापसी के बारे में। तो हुमायूं किस प्रकार वापसी करता है, देखिए, इसको बैरम खां ये सलाह देता है कि तुम्हें दोबारा से अपनी सेना को संगठित करना चाहिए और संगठित सेना के सहारे और कुछ अन्य शासकों की मदद से दोबारा आक्रमण करना चाहिए। कहाँ? भारत पर। ठीक है, तो इसीलिए इसके द्वारा 15 वर्षों के पश्चात, 15 वर्ष के पश्चात दोबारा अपने विश्वसनीय सरदारों के सहयोग से, अपने विश्वसनीय सरदारों के सहयोग से पुनः आक्रमण की तैयारी करता है। ठीक है, आक्रमण की तैयारी करता है। चलिए, ये हो गई बात, आक्रमण की तैयारी करता है। लेकिन आक्रमण करेगा किस पे, ये भी महत्वपूर्ण है कि आक्रमण करेगा किस पे। तो देखिए, ये सबसे पहले उस समय जैसे ही सिंध से बाहर आते थे तो कौन सा क्षेत्र पड़ता था, आप लोगों को मालूम है पंजाब पड़ता था। और पंजाब पर उस समय कौन बैठा हुआ था, तो पंजाब पर उस समय सिकंदर सूर बैठा हुआ था। ठीक है, कौन बैठा हुआ था? सिकंदर सूर बैठा हुआ था। और सिकंदर सूर के विरुद्ध ही क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। ठीक है, किसके विरुद्ध आक्रमण किया जाता है? सिकंदर सूर के विरुद्ध आक्रमण किया जाता है। सिकंदर सूर कहाँ से था? पंजाब से था। बैरम खां जो होता है वो मुगल जो सेना होती है उसका क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, और इस समय अकबर भी जो है वो बड़ा हो चुका था। ठीक है, और वो भी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था, अपनी टुकड़ी को संभाल रहा था। अब देखिए, बैरम खां के नेतृत्व में, सेना किसके नेतृत्व में थी? बैरम खां के नेतृत्व में। सेना किसके नेतृत्व में काम कर रही थी? सेना बैरम खां के नेतृत्व में काम कर रही थी। और सतलज नदी के किनारे मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? मच्छीवाड़ा। कौन सा युद्ध होता है? मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और मच्छीवाड़ा के युद्ध की तिथि कितनी है? 15 मई 1555। ठीक है, ओनली तुमको कुछ याद नहीं रखना है। 15 मई को कितना, कौन सा महीना होता है? 5वां महीना होता है, तो 15/5/55, ठीक है, सीधा सा मतलब है। तो ये होता है 15 मई 1555।
1955 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है। हुमायूं की जीत होती है। ठीक है, कौन जीत जाता है इस युद्ध को? तो इस युद्ध को हुमायूं जीत जाता है और हुमायूं इस जीत के पश्चात क्या होता है? शासक बन जाता है। कहाँ का शासक बन जाता है? दिल्ली का शासक बन जाता है। लेकिन इससे पहले इसको एक और युद्ध लड़ना पड़ता है। कौन सा युद्ध लड़ना पड़ता है? सरहिंद का युद्ध लड़ना पड़ता है। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? 1555 में जून में। ठीक है, 1555 में जून में ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, कब लड़ा जाता है? तो जून में ये युद्ध लड़ा जाता है। समझ आ गई आपको? कौन सा युद्ध लड़ा गया? सरहिंद का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा जाता है? तो 22 जून 1555 को लड़ा जाता है। ठीक है, चलिए, अब ये शासक बन गया। अब इसकी मृत्यु की बात करते हैं कि चलो वापस से दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। तो अब इसकी मृत्यु की बात करते हैं। इसको दोबारा से दिल्ली की सत्ता प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए आगे, आगे क्या होता है? यह है दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर क्या होता है? बैठ जाता है। और जिस पंजाब के क्षेत्र को इसने जीता था उसकी जिम्मेदारी सौंप देता है अकबर को। ठीक है, और उसका संरक्षक के रूप में कौन था? पहले से ही बैरब खां था। तो पंजाब की सूबेदारी, पंजाब की सूबेदारी अकबर को सौंप दी जाती है। अकबर को सौंप दी जाती है। ठीक है, एक बार क्या किया था, इसका जो भाई था कामरान, उसने अकबर को जो गजनी वाला इलाका है वहाँ का सूबेदार नियुक्त करने का प्रयास किया था। लेकिन इसकी जो दाई माता होती है आनम अनगा, इसने उसको रोक लिया था क्योंकि उस समय उसकी उम्र काफ़ी थी। और जो गजनी वाला इलाका था वो बहुत ही ज़्यादा उस समय ख़तरनाक इलाका था क्योंकि वहाँ पर खुद बाबर कई बार युद्ध हार चुका था। इसलिए उसने इसको उस क्षेत्र में नहीं भेजा। ठीक है, तो अकबर को क्या सौंप दी जाती है? पंजाब की सूबेदारी सौंप दी जाती है। ठीक है, अब देखिए ये वापस से दिल्ली का शासक बन गया। लेकिन कोई मज़े की बात नहीं रही क्योंकि 1555 में शासक बनता है जुलाई में आके, और कुछ समय के पश्चात इसका डायंड हो जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हुमायूं होता है इसकी कब मृत्यु होती है? जनवरी में। ठीक है, डेट पता नहीं कि किस दिन खास कौन सा उस दिन डे था, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस जनवरी के अंदर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1556 में हुई थी। ठीक है, तो जनवरी 1556 में क्या होता है? ये कहाँ से गिर जाता है? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है। कहाँ की सीढ़ियों से गिरता है? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि हुआ ऐसा था कि जब ये पुस्तकालय में बैठा हुआ था तो उस दौरान इसको याद आता है कि मेरे बगल में, मेरे साइड में अनाज जो है यानी कि नमाज जो है वो अदा की जा रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान आता है कि मुझे तो इस टाइम का है वो ध्यान ही नहीं रहा। तो ये जल्दी में जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वहाँ से निकल के बाहर की ओर भाग रहा था। उसी दौरान इसका पैर जो है वो सीढ़ियों से फिसल गया और ऊपर से, लाइब्रेरी ऊपर थी, ऊपर से सर के बल आके नीचे गिरा ज़मीन पे। जो नीचे का जो आंगन था वो पत्थरों से बना हुआ था, तो उस पे आके सीधा गिरता है
और कुछ घंटे तड़पने के बाद इसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ठीक है, तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से जाके क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दीन पनाह लाइब्रेरी। लेकिन आपको याद रखना है, इसके बारे में इतिहासकार राइटर रहे हैं कौन, लेनपून, नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका। तो इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि हुमायूं का जो जीवन है, हुमायूं का जो जीवन है वो लड़खाते गिरते हुए शुरू हुआ था और पूरी जिंदगी भर वो लड़खाते गिरते हुए ही चलता रहा और उसकी मृत्यु भी लड़खाते गिरते समय ही हो गई। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो लेनपून के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। ठीक है, अब देखिए हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु के समय देखिए दिल्ली का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ था, क्योंकि अफगान अभी पूरे कमज़ोर नहीं हुए थे। तो हुमायूं की मृत्यु का समाचार छिपा लिया जाता है, किसी को नहीं बताया जाता कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है, क्योंकि हुमायूं अभी नया नवेला क्या बना था, शासक बना था। 1555 में शासक बना था और जनवरी 1556 में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए, और अकबर उस समय कहाँ था, अकबर उस समय पंजाब में था। तो अगर ये पता चल जाता लोगों को कि हुमायूं मर चुका है तो निश्चित ही विद्रोह हो जाता और पता नहीं कौन, कोई ना कोई ऐसा निकल आता जो उस समय दिल्ली की जो गद्दी है, सत्ता है, उसको हथिया लेता। ठीक है, इसलिए 17 दिनों तक, कितने दिनों तक, 17 दिनों तक इसके मृत्यु की सूचना घर के अंदर ही, महल के अंदर ही छिपा कर रखी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हुमायूं की मृत्यु की सूचना 17 दिन तक छिपाई गई थी। हुमायूं की मृत्यु की सूचना 17 दिनों तक छिपाई गई थी। तो कितने दिनों तक इसकी मृत्यु की सूचना छिपाई जाती है, तो 17 दिनों तक इसकी मृत्यु की जो सूचना है वो छिपा ली जाती है, नहीं बताया जाता किसी को। अब देखिए, लेकिन अब आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि आम जनता 17 दिनों तक अगर अपने शासक को नहीं देखेगी तो क्या उनको पता नहीं चलेगा? अगर दरबार में हुमायूं नहीं आएगा तो आम जनता को नहीं पता चलेगा कि शासक कहाँ है, 17 दिन हो गए। देखिए, इसका इन्होंने तोड़ ढूंढा था। एक मुल्ला वरीद नाम का व्यक्ति था, वो हुबहू किससे मिलता था, हुमायूं से मिलता था। तो इन्होंने उसको दरबार में तो नहीं भेजा, लेकिन दरबार जो महल की छत होती है, जो दुमंजिला छत होती है, उसके ऊपर पूरी वेशभूषा पहनाकर, उसको टोपी मुकुट वुकुट लगा के, पूरे वस्त्र पहना के सुबह सुबह उसको छत पर घुमाते थे ये लोग। तो जो आसपास के जो राज दरबार के सैनिक दरबारी होते थे वो वहीं से देख लेते कि, और ये बता दिया गया कि इसकी जो तबीयत है वो ख़राब है, इसलिए वो संपर्क में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी लोग उनको छत पे घूमता हुआ देख लेते थे। तो किसी को बिल्कुल शक नहीं हुआ और उधर जो सूचना है वो अकबर के पास भिजवा दी जाती है कि तुम जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचिए। ठीक है, तो 4 दिन के पश्चात ही अकबर कहाँ पहुँच जाता है, दिल्ली आ जाता है और बैरम खां के नेतृत्व में उसको सत्ता सौंप दी जाती है। लेकिन फिर भी जब तक पूर्ण नियंत्रण अकबर ने नहीं कर लिया था तब तक इसकी सूचना आम जनता को नहीं दी थी। और 17 दिन के बाद ये सूचना दिल्ली साम्राज्य के लोगों को लगी कि हुमायूं की मृत्यु इतने दिन पहले ही हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक मृत्यु के साथ गेम खेला जाता है। देखिए, यही राजनीति होती है, उनको कोई मतलब नहीं होता 17 दिन हो गए, 18 दिन हो गए, केवल सत्ता, राजनीति और उसके आसपास घूमने वाली प्रतिक्रियाएं ही एक केंद्र बिंदु के रूप में होती हैं। अगर उसकी मृत्यु की तत्काल सूचना पता चल जाती तो मुगल वंश का हुमायूं अंतिम शासक साबित होता। ठीक है, देखिए, तो समझ आया पूरी थ्योरी मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को। जनवरी 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के ये मर जाता है। मृत्यु के बाद इसकी सूचना जो है वो इसके खास जो अंगरक्षक होते हैं और इसके जो परिवार के लोग होते हैं वही छिपा लेते हैं। उसके बाद अकबर को सूचित कर दिया जाता है। पंजाब से दिल्ली आने में अकबर को 4 दिन का समय लगता है, क्योंकि 1 या 1.5 दिन तो उसके पास सूचना लेके पहुँचा उसने ही लगा लिया और उसके बाद 1-1.5 दिन उन्होंने आने में लगा लिया। तो समझ आई पूरी थ्योरी क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तो मैं जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ वो भी याद रखना है और जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो भी याद रखना है। ये जो मुंह से बोली हुई बातें हैं ये कभी रटी लिखी नहीं जाती कॉपियों में। ठीक है, ऐसे तुम कॉपियों में लिखोगे तो वो पता नहीं ग्रंथ बन जाएंगे तुम्हारे, तो इसलिए इनको ध्यान रखा करो बातों को,
हाँ, पेपर में जरूर लिख सकते हो सारी बातें। अगर पूछ लिया जाए कि हुमायूं के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो उसमें तुम 3 से 4 पेजों में सारी बातें लिख सकते हो। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखा करो। अब देखिए कुछ इसके द्वारा किए गए कारनामे भी देख लेते हैं। 1533 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1533 की बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया था, दीनपना नामक नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। दीनपना नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की थी, दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा क्यों की थी, क्योंकि इसको एक इंसान का डर था और वो इंसान था शेरशाह सूरी। इसे लगा कभी भी अगर शेरशाह सूरी आगरा पर आक्रमण कर देगा तो मैं अपने कार्यालय का संचालन दीनपना से कर सकता हूँ। इसलिए इसने एक वैकल्पिक राजधानी के रूप में दीनपना की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए जो लाइब्रेरी होती है ना, जो पुस्तकालय जिससे गिर के मरा था, उसका भी नाम क्या था, दीनपना था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा ये प्रतिदिन अलग रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, रंग के कपड़े पहनता था। इसके मालूम होता है कि जो इसके दरबार में जो हिंदू ज्योतिष थे उनकी ये बातें मानता था और वो बोलते थे कि सोमवार को आपको सफ़ेद पहनना है, शनिवार को आपको काला कपड़ा पहनना है। तो ये उनकी बातों पर बहुत विश्वास करता था और प्रत्येक दिन अलग रंग का कपड़ा जो है वो धारण करता था। हर दिन के हिसाब से जो ज्योतिष के अनुसार ठीक होता है वो ये कपड़ा धारण करता था। ठीक है, इसकी जो उंगलियां थी ना, 4-5 उंगलियां थी, ये हर उंगली में अलग अंगूठी पहनता था। ठीक है, जैसे आप खास करके ब्राह्मण लोगों को देखते हो या फिर कोई ज़्यादा ही धार्मिक व्यक्ति होता है वो अपनी पूरी उंगलियां भर के रखता है। ठीक है, तो यही हालत इस हुमायूं की थी। ये मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर कोई ये कहेगा इस काम को करने से ऐसा हो जाएगा तो उसकी बातें मान लिया करता था। ठीक है, तो ये दूसरों पर विश्वास ज़्यादा करता था। तो ये क्या करता, प्रतिदिन अलग अलग रंग के क्या पहनता था, कपड़े पहनता था। जैसे सोमवार को सफ़ेद पहनता था, शनिवार को क्या पहनता था, काले पहनता था। चलिए ये कुछ हो गया। अब देखिए हम इसके बारे में एक बात और करते हैं कि इसने क्या किया था, एक और लाइब्रेरी बनवाई थी और उस लाइब्रेरी का नाम क्या रखवाया था, शेर मंडल। क्या रखवाया था, शेर मंडल पुस्तकालय। शेर मंडल पुस्तकालय बनवाया। देखिए पुस्तकालय बनवाने के पीछे पहले लॉजिक क्या थे, कारण क्या थे, क्योंकि पहले 1% तो बहुत ज़्यादा हो गए पढ़े लिखे लोग, उससे भी कम होते थे। ठीक है, अब इन लोगों को पढ़े हुए लिखे लोगों की बहुत आवश्यकता होती थी, लेकिन ढूंढे कैसे। तो ये क्या करते थे, बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल की, मतलब उस समय की, आज की नहीं कि उसमें एसी पंखा लगा दे, नहीं, उस समय की अच्छी लाइब्रेरी बनवा देते थे। और अब लाइब्रेरी बनेगी तो निश्चित है पढ़ने वाला जो इंसान होगा वो अपने आप लाइब्रेरी की ओर आकर्षित होगा। तो वो इंसान वहाँ पढ़ने आ रहा करते थे और उन्हीं को वहाँ से ये लोग पकड़ लेते थे, उनसे बात करते कि भाई तुम हमारे लिए काम करो, ग्रंथ लिखो, इतिहास लिखो। ठीक है, तो ऐसे करके ये लोग लाइब्रेरी बनवाते थे, क्योंकि अकबर के द्वारा भी लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया, लेकिन वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं होता था, ये लोग पढ़े हुए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे ताकि उनसे सलाह मशवरा बातें कर सकें। वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। आप लोगों को जितने भी ये अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन, अपॉइंटमेंट सब कौन करता है, यही करते हैं, जो इनके सचिव होते हैं यही करते हैं। ये खुद क्या करते हैं, केवल सिग्नेचर करते हैं और जनता के सामने प्रेजेंटेशन दे देते हैं। इसके अलावा इनका भी कुछ काम नहीं है। तो पहले के शासक थे वो भी पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ही निर्भर थे, लेकिन जरूरत थी केवल पढ़े हुए लोगों की। ये लोग तो विदेशों से आए हुए लोगों को रखते थे अपने में। ठीक है, जो विदेशों से आते थे, जैसे निकोलस कोंटी हो गया, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये दरबार में रखते थे। उनसे बात भी नहीं कर पाते थे खुद, लेकिन फिर भी उनको अपने दरबार में रखते थे, क्योंकि इनके पास बड़ी मात्रा में अभाव था पढ़े हुए लोगों का। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो शेर मंडल पुस्तकालय क्या करता है, ये स्थापना करता है। तो इसको मिटाते हैं। अब इनके घर की बात कर लें थोड़ी। घर की बात का मतलब होता है कुछ अंदर घुस जाएं, घर के अंदर कुछ पर्सनल बातें कर लें। ठीक है, इनके हमने प्रशासन, राज दरबार, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, इनसे संबंधित मैंने महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो मैंने आपको कर ली। अब देखिए मैं इनकी पत्नियों के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है,
इनकी जो रानियां होती हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। सॉरी, बेगम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेगम बोलते हैं, रानियां नहीं बोलते उनको, क्या बोलते हैं, रानियां नहीं बेगम बोलते हैं। अब देखिए बेगम बोलते हैं तो बेगमों के बारे में बात करूंगा मैं, कुछ पत्नियों के बारे में आपको बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, पत्नियों के बारे में बताऊंगा। एक का नाम था बेगा बेगम, एक का नाम क्या होता है, बेगा बेगम होता है। एक का नाम हमीदा बानो बेगम है, हमीदा बानो बेगम। और इनकी जो एक पत्नी होती है वो होती है महाचूचक बेगम, ठीक है, महाचूचक बेगम। तो ये इनकी 3 पत्नियां होती हैं। जो हमीदा बानो बेगम थी इनके पुत्र थे अकबर। तो उम्मीद है ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इससे आगे अब खत्म होता है हुमायूं। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।